हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड डीजी के इस यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। आज आपके बीच हम लेकर आए हैं सोशल का सेट 2। आपका जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें आज सोशल का दूसरा एग्जाम था, तो उसी का डिस्कशन लेकर आए हैं जिसमें सेट नंबर जी है। ध्यान से देखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए एक एक करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज आएगा। ऑब्जेक्टिव सीरीज में यहाँ देख लीजिए विषय कोड 211 है आपका। ठीक है। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो आएगा उसमें पहला क्वेश्चन देखिए आपके पास यहाँ ये है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। तो बंगाल के शोक के रूप में कौन सी नदी जाती है? दामोदर जानी जाती है, जबकि कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। ठीक है। बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी जानी जाती है। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है महासागर के तल के कंपन का संबंध, मतलब महासागर के तल में जो कंपन होता है उसका संबंध किससे है? तो क्या होगा इसमें? जब भी महासागर के तल में कंपन होगा या फिर लिखा रहेगा महासागर के तल में भूकंप आएगा, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? सुनामी से हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन है मेघालय किस राज्य से काटकर बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, मेघालय जो बनाया गया है, तो आप पूर्वोत्तर भारत को जब देखिएगा तो सबसे ऊपर से ऐसे करके मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर ऐसे करके मिलेगा आपको असम, और इसी जगह पे मेघालय बनाया गया है जिसके नीचे फिर बांग्लादेश यहाँ पे विराजमान होता है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि किससे काट कर बनाया गया है। तो असम से काट कर बनाया गया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौथा नंबर आपका कह रहा है, सूची से संबंधित क्वेश्चन है। सूची से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होता है। तो जब बात सूची की आ जाता है तो समवर्ती सूची में भी किस सूची की बात की गई है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी बनाएगा और संघ सरकार भी बनाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। जब आपको सिर्फ राज्य की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? राज्य सूची हो जाएगा। राज्य सूची हो जाएगा। और जब आपको संघ की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? केंद्र सूची हो जाएगा। ठीक है। जब संघ की बात करेगा तो केंद्र सॉरी सूची इसमें नहीं आएगा, मतलब संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्राम कचहरी लिखा हुआ है। ग्राम कचहरी लिखा हुआ है, इसका प्रधान पूछा है। तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ ले नगर निगम का प्रधान, तो मेयर हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ग्राम पंचायत का प्रधान, तो कौन हो जाएंगे बताइए? ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया जी होते हैं। कौन होते हैं? मुखिया जी ग्राम पंचायत का प्रधान होते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर चलते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। 6 नंबर क्वेश्चन बताइए, जनमत संग्रह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनमत पर आधारित शासन क्या है? तो जनमत पर आधारित शासन जो होगा, देखिए यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन की बात की गई है। पब्लिक ओपिनियन कभी भी राजतंत्र नहीं होता है। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है?
लोकतंत्र होता है, पब्लिक का ओपिनियन मतलब होता है हम लोग जाके वोट करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो ना तानाशाह होगा, ना राजतंत्र होगा, क्या हो जाएगा? लोकतंत्र हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है हमसे सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? ध्यान से समझिएगा, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? निर्वाचन का अर्थ होता है उसे चुनता कौन है, इलेक्ट कौन करता है, ठीक है ना? तो इलेक्ट यहाँ देखिए बता चुके हैं आप लोग को, इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन से एक वर्ड बनता है इलेक्ट्स, ठीक है, इलेक्शन से वर्ड बनता है इलेक्ट्स। इलेक्शन में वोट कौन करता है बताइए? इलेक्शन में वोट कौन करता है? जनता वोट करता है। जब इलेक्शन में जनता वोट करेगा तो यहाँ पे देखिए, तो राज्य सरकार सरपंच को चुनेगा? नहीं चुनेगा। मुखिया या पंच चुनता है? नहीं चुनता है। पंच भी नहीं चुनता है। मतलब सरपंच का वोटिंग होता है, सरपंच का जब वोट किया जाता है तो जनता चुनती है। अब जनता तो यहाँ कहीं लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि 18 वर्ष वाले व्यक्ति चुनेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम सभा के सदस्य। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम सभा के जो भी सदस्य होते हैं वो 18 वर्ष से ऊपर जो उस पंचायत में होते हैं वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, और इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पे दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक ना, साफे दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमको पता है कि आपका अभी आप इतना स्तर तक नहीं सोच सकते हैं। वैसे हो सकता है कोई टिक लगाए होंगे तो सही या गलत हुआ होगा, वो बात की बात है, लेकिन इतना स्तर तक आप 10th में नहीं सोच पाइएगा, इसलिए ये सब क्वेश्चन पे दिमाग मत लगाइएगा। देखिए यहाँ पर सप्तदलीय गठबंधन का अर्थ कहाँ, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना था? सप्तदलीय में यहाँ पे देखिएगा कि एक होता है एक दलीय, एक होता है द्विदलीय, और एक होता है बहुदलीय, लेकिन यहाँ पे बात किया गया है सप्तदलीय का बात किया गया है। बहुदलीय, द्विदलीय, एक दलीय, ध्यान से समझिएगा, सबका हम बता देते हैं आपको। देखिए, एक दलीय किस देश में है? चीन में। द्विदलीय किस देश में है? आप दो गो नाम आप लोग को हम बताएं, अच्छे से याद रखिएगा, अमेरिका और ब्रिटेन। ठीक है, ये दोनों में बहुत सारा देश होगा द्विदलीय में, लेकिन बस इतना को ही याद रखना है। बहुदलीय में अपने भारत को याद रख लेना है, ठीक है ना, और सप्तदलीय में किसको याद रखना है? नेपाल को। तो हमारा आंसर भी यहाँ टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा आंसर। समझ गए? इसमें बस इतना ही याद रखिएगा, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय और सप्तदलीय। ठीक है, तो एक दलीय हो गया चीन, द्विदलीय अमेरिका और ब्रिटेन, बहुदलीय अपना भारत और सप्तदलीय नेपाल, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट पर 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा 9 नंबर होगा, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है आपको। 9 नंबर क्वेश्चन आपको कहा गया है, निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? देखिए, जब संसाधन की बात आती है तो हम लोग पढ़े हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार से होते हैं, पढ़े हैं ना? एक का नाम है जैव और एक का नाम क्या है? अजैव नाम है। जैव संसाधन जो होता है ये जितने सजीव होते हैं वो होते हैं, जबकि अजैव संसाधन जितने भी निर्जीव होते हैं वो होते हैं ना ये। अब यहाँ पे हमसे अजैव पूछा है, तो अजैव बताइए, इसमें से मानव तो सजीव है, जैव संसाधन, पक्षी भी सजीव है, जैव संसाधन, पेड़ भी सजीव है, जैव संसाधन, नदी अजीब अजैव है, मतलब आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सही हो रहा है इतना तक? चलिए अगला नाम देखिए, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आया है, हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं क्लास में, रैगुर मृदा, यानी इसको आपको नाम क्या रखना है, देखिए काली, काली, कपास, और यहाँ पे हम बोले हैं महाराष्ट्र, याद रखने, ये इस मृदा के लिए सबसे रामबान है। और एक होता है काली का जो नाम होता है उसको रेगुर मृदा कहते हैं। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, काली मिट्टी। 11 नंबर क्वेश्चन आइए, 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ अवस्थित है बताइए? किस नदी, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश। कहाँ है?
कितना नंबर क्वेश्चन है? 11। कर्नाटका है। ठीक है, कहाँ है? कर्नाटका है। समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए, भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 21% तो नहीं होगा, 33 तो हमको चाहिए ही चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 18 और 24 आप लोग को बताए थे, 23 पॉइंट समथिंग समथिंग याद रखिएगा। 23 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका जो ऑप्शन मिल जाए उसी को टिक करना है। 23 के आसपास कौन हमको ऑप्शन मिल रहा है? 24.62। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 24.62 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए। कितना नंबर क्वेश्चन है? बताइए, नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में आपका स्थित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए? लीजिए इसको रखिए वहाँ। देखिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन भी हम एक कई बार करवा चुके हैं और बुक में भी है आपका। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? तो जब प्रथम राष्ट्रीय जल नीति की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए कब हो जाएगा? 1987। और इसको फिर आगे जो बनाया गया है ना, वो वाला ऑप्शन अगर आएगा तो 2002 होगा। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अब। कितना नंबर था ये? 14 था। चलिए 15 पर चलते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। बिहार में किस वर्ष सबसे ज्यादा भयंकर भूकंप आया था, मतलब सबसे भयानक भूकंप आया था? तो आप लोग को पता है कि 1934 जो ऑप्शन नंबर हमारा डी है, ये भूकंप के लिए जाना जाता है। और 2008 किसके लिए जाना जाता है? बाढ़ के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। 1934 भूकंप के लिए और 2008 बाढ़ के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ के बाद अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कहाँ ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? मतलब ताप विद्युत उत्पादन केंद्र जो है ना, वो कहाँ स्थित है बताइएगा। देखिए ताप विद्युत की जब हम बात करते हैं तो बरौनी में भी ताप विद्युत है, थर्मल है। कांटी में भी है, कहलगांव में भी है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। कांटी को याद रखिएगा, कांटी किस जिला में स्थित है बताइए? कांटी किस जिला में स्थित है? मुजफ्फरपुर में है। कांटी मुजफ्फरपुर में है। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव में क्या होता है? कृषि होता है, होता है ना। और कृषि कौन क्रिया में आता है? प्राथमिक में आता है। तो हमारा प्राथमिक हो जाएगा। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, बस थोड़ा सा आराम से संयम के साथ बनाइएगा। 40 में 40 सही होगा। समझ गए? कोशिश करिएगा दो तरह के क्वेश्चन से भागने का, डेट और ईस्वी वाला क्वेश्चन से भागने का सबसे पहले कोशिश करिएगा। समझ गए? डेट और ईस्वी वाला क्वेश्चन तब बनाइएगा, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ दिया योजना आयोग का गठन, तो एक में दे दिया है कि हाँ 1950 है और एक में दे दिया है 75 ऑप्शन। एक में मान लेते हैं 2000 ईस्वी दे दिया ऑप्शन, एगो में दे दिया है 1800 कुछ ऑप्शन। अब ये आप कंफर्म है कि 1950 तो है ही, इतना तो पता है। इधर भी डेट हमको एकदम एग्जैक्ट से याद है, ये सब ईस्वी अलग अलग है, भले डेट वो भी दे दिया, तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। लेकिन अब यहीं पे 1950 लिख के दे दिया, सब ऑप्शन में 1950 है, सब में 1950 है, और यहाँ पे मंथ चेंज करके दे दिया है। इस क्वेश्चन को कितनों आप 100% वहां पे हो जाए, यही होगा। कोशिश करिएगा पहले छोड़ देने का। समझ गए? अभी इस तरह के क्वेश्चन को कोशिश करिएगा पहले छोड़ देने का। पहले जितना और क्वेश्चन बन रहा है उसको बनाइएगा। अगर नहीं 40 पूरा आपका, ठीक ना, तब डेट पर आएंगे, तब ईस्वी पर आएंगे। आप विश्व पर्यावरण पूछ दिया, 5 जून होता है, ये 100% याद है। लेकिन वहां पे 4 जून दे दिया, 5 अप्रैल दे दिया, 5 मई दे दिया, 5 जून दे दिया। हो सकता है मिस्टेक, हो सकता है किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, तो पहले छोड़ देंगे उसको। समझ गए ना? पहले छोड़ देंगे उसको, पहले दूसरे से 40 पुराने की कोशिश करेंगे। नहीं पुरेगा, फिर आके बना लेंगे।
14 के बाद चलिए 15। 15 नंबर होगा ना? हाँ, अच्छा 18 होगा। अभी 17 बताए ना। अब नहीं, ग्रामीण, हाँ 17 बताया अभी। अभी आपका होगा 18 नंबर। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 18 नंबर कि वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ है। अच्छा देखिए, जब वैश्वीकरण की हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात किसका करते हैं? लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ये होता है वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण होता है और ये उदारीकरण होता है। जब इसका हम बात करते हैं तो इससे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र को यानी खासकर कृषि को बहुत कम लाभ हुआ है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन 18 के बाद। दिनार। देखिए, दिनार का राय कहाँ की मुद्रा है? तो खासकर आप देखिएगा ना, तो इधर ये पश्चिम में जो देश सब है खासकर, ठीक है, उसमें दिखाया गया है कि दिनार का मुद्रा है। तो यहाँ पे आपका किसका हो जाएगा? इराक का मुद्रा दिनार हो जाएगा। ठीक है, बहरीन का भी मुद्रा दिनारे है। चलिए देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है। बताएं आप सभी को कि ये सब क्वेश्चन को रटना नहीं है पंचवर्षीय योजना वाला, बस याद रखिएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना पूछा है, आपको पता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक है। तो लास्ट वाले को हम याद रख लिए। एगो बीच वाला हमको याद है 5वीं बहुत अच्छा से, क्योंकि ये 4 साल का योजना है, 1974 से 78 है। ठीक है, अब प्रथम दूसरा तो याद है, तीसरा याद है ना? तो इससे क्या होता है कि आप बीच वाला को याद कर लेते हैं, लास्ट वाला याद कर। अभी 10वीं भी अगर पूछता तो 12 12 से शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है 2007 से 2012 11वीं हो गया, और फिर 2007 से लेकर 2002 ये 10वीं हो गया। तो हमसे 11वीं पूछा है, 11वीं बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? सी नंबर, 7 से 12। ठीक है, चलिए, आसान आसान क्वेश्चन रहता है, बस आराम से बनाइएगा, धड़फड़ी नहीं करना है। बाद बाकी आपका क्वेश्चन आराम आराम से बन जाएगा। क्या चीज? उससे भी इजी था यही क्वेश्चन, आज जबकि ये सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सोचिए, सेकेंड शिफ्ट हार्ड कहा जाता है, बताइए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए याद रहेगा ना कोई भी चीज तो आसान लगेगा, चाहे कितना हार्ड हो जाए। और वही नहीं याद रहेगा ना, तो आपको हार्ड लगने लग जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, गैस और बिजली का उत्पादन, आपको पता है ना कि उत्पादन यानी निर्माण और विनिर्माण किस क्षेत्र में आता है? द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं डेली लाइव क्लास करिए, वहां बहुत चीज हम बताते हैं। समझ गए? वो याद रह गया ना, तो आपका चाहे फर्स्ट शिफ्ट हो कि सेकेंड शिफ्ट हो, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके इसलिए हम बता देते हैं आगे पीछे कि कहाँ कितना तक पूछ सकता है। अभी ग्राम सभा वाला ही क्वेश्चन आया था ना, बताए थे ना कि ग्राम सभा के जो भी सदस्य होंगे 18 से प्लस होंगे। तो 18 से प्लस होंगे, इसका मतलब वही वोट करेंगे, और वही वोट करेंगे तो वही किसी को चुन सकते हैं, और कोई थोड़े चुन सकता है, उसमें नहीं चुन सकता। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा डीप में जाके कॉन्सेप्ट के आधार पे पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या था? कॉन्सेप्ट के आधार पे था। ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में देखने को स्पष्ट नहीं मिलेगा, सरपंच को आम सभा के सदस्य ही वोट करेंगे, ऐसा बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो कॉन्सेप्ट के आधार पर बना हुआ क्वेश्चन है। देखिए, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, उसे उसे हम क्या कहते हैं? सब जब भी आर्थिक प्रक्रिया किया जाएगा जिसमें समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की बात की जाएगी, उसका मतलब हो जाएगा समावेशी विकास। ठीक है, चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन 32 के बाद देखिए 33 नंबर। 33 नंबर, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है 33 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 33 नंबर कह रहा है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की थी? देख लीजिए, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में शुरुआत से ही क्वेश्चन है, और मैक्सिमम इस बार का इस सेट का क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स से आया हुआ था, ज्यादातर क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से था। समझ गए? तो बताइए, मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले किसने तैयार किया था? अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हो सकता है, अगर आपको इंग्लिश हिंदी याद ना रहे तो यहाँ पे देखिए इसका इंग्लिश क्या दिया हुआ है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UN
यूएनडीपी, और यूएनडीपी आप लोग को हम पढ़ाए थे कि यूएनडीपी ही इसका क्या होगा, रिपोर्ट तैयार करता है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यूएनडीपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 23 के बाद 24 नंबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन ये अभी है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक क्षेत्र को डैश के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इनमें से सभी तो होगा नहीं। मतलब साफ है कि अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के बनाइएगा ना, 40 का 40 आसानी से बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए 24 के बाद 25 नंबर। देखिए सारनिया का राजा कौन था बताइए, कितना मजेदार क्वेश्चन है। सारनिया का राजा कौन था, विक्टर एमेनुअल। ठीक है, ये सब तो फर्स्ट चैप्टर से भी करवाए हैं। अभी जो आपका सीरीज शुरू हुआ है ना कंटिन्यू, वो सब्जेक्ट वाइज, समझ गए, सब्जेक्ट वाइज बड़ा। अभी भी जो अभी तक जो भी नहीं किए हैं क्लास या नहीं कर रहे हैं, अभी भी आपके पास मौका है, सब्जेक्ट वाइज वाला सीरीज अच्छा से कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो एक्सप्लेनेशन उसमें देते हैं उसको ध्यान में रख लीजिए, समझ गए। फिर उसके बाद जो पूरा एक करवाएंगे वो, मतलब सीधे जान लीजिए, अभी से अगर आप भी शुरुआत कर सकते हैं तो निश्चित रूप से, अगर कुछ नहीं है आपके पास फिर भी आप 60 प्लस में चले जाइएगा, और अगर आपके पास कुछ है तो निश्चित रूप से आप 80 या 90 प्लस में भी जा सकते हैं, समझ गए। देखिए 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी, तो जब हम 1919 की बात करते हैं और तीसरे इंटरनेशनल की स्थापना की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, लेनिन हो जाएगा, तीसरे इंटरनेशनल की स्थापना। ठीक है, और ज्यादा इधर उधर बौखिएगा मत, ये मत देखिएगा कि बहुत बड़ा कोई अति है, इसके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है, ज्यादा व्यूअर्स रहता है तो अच्छा क्वेश्चन आएगा, इस पे हाँ, हाँ लेनिन होगा, समझ गए। इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है बहुत सारा। देखिए इत, इटली के एकीकरण, हाँ आप लोग को हम बता रहे थे, आप लोग को हम बता रहे थे ये कि मतलब ये मत देखिएगा कि ज्यादा सब्सक्राइबर है, ये है वो है, व्यूअर्स है तो बहुत अच्छा, आसान क्वेश्चन आप वहां गलत कर लीजिएगा, हम बार बार कर रहे हैं, समझ गए। तो इसलिए अभी से ध्यान रखिएगा कि जितना चीज आपका हो रहा है बस उतने पे ध्यान रखिएगा, बाद बाकी जो आपके पास खाली समय रहेगा, ये नहीं कि थोड़ा सा इसका देख लिया आप जा रहे हैं उसका भी देख लेंगे, आराम से बुक पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, नोट्स पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, बाद बाकी कुछ नहीं करना है। जो ऑब्जेक्टिव आपको हम 585 दिए हैं, उस ऑब्जेक्टिव ही बस आप उस पे ही फोकस करना शुरू कर दीजिए, और कहीं कुछ नहीं करना है, किसी का आइडियो वीडियो नहीं देखना है, समझ गए ना। देखिए इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था, अब इटली एकीकरण की बात आती है तो आप लोग को हम बताए हैं, मेजनी भी है, काबुर भी है, और गैरिबाल्डी भी है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इसी इटली के जगह अगर हम जर्मनी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी का एकीकरण कौन करता है, बिस्मार्क करता है, यानी यहाँ पे बिस्मार्क जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको हम चार नाम बोले थे याद रखने, जर्मनी के एकीकरण में कौन, बोलिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क, इटली के एकीकरण में, ठीक है, इसको याद रखिएगा बस। कभी कभी इसमें क्वेश्चन क्या बनाता है बिहार बोर्ड, देखिए इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से कौन प्रमुख नहीं था, या इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से, इटली के एकीकरण से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था, लास्ट में लिखेगा नहीं था, 3 गो नाम ये दे देगा, यहां दे देगा बिस्मार्क का नाम, समझ गए। तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो ये तो पूछ लिया इटली के एकीकरण में, अमेजनी सबसे पहले, अमेजनी ज्यादा नाम याद रहता है, अमेजनी टिक मार के बैठ गया है, पूरा एकदम बम बम है कि हम तो 40 में 40 सही कर दिए, पता का है कि नहीं पढ़े थे, और नहीं के कारण एगो गलती हो गया आसान क्वेश्चन, इसलिए आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति, कौन सी क्रांति है, पहली रूसी क्रांति का बात है। जब पहली रूसी क्रांति के बात आएगा तो देखिएगा मंथ जो शुरू होता है ना, तो मंथ के शुरुआत वाला महीना आता है। जनवरी क्रांति आप पढ़े हैं, कभी पढ़ा है हिस्ट्री में, कौन सा क्रांति पढ़े, उसके बाद फरवरी क्रांति पढ़े हैं, तो कौन सा क्रांति हो जाएगा, फरवरी क्रांति हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 के बाद हम चलते हैं 29 नंबर पर।
28 के बाद 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इन निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे। जब उदारवादी नेता की बात आ जाएगा तो उदारवाद जो होता है ना, इसको कहते हैं नरम, नरम दल से। आपको पता है कि ये नरम दल और जो उदारवादी, और एक और होता है उग्रवादी। उग्रवादी, उग्रवादी जो होता है ना, ये होता है गरम दल। कौन सा दल? गरम दल। तो ध्यान रखिएगा, उदारवादी हो गया आपका नरम दल, और उग्रवादी हो गया गरम दल। अब ये नरम दल गरम दल बना कब था? तो 1907 ईस्वी में कांग्रेस का एक सूरत अधिवेशन हुआ था, मतलब सूरत में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में एक पॉइंट याद रखिएगा, इसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं, सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। इस अधिवेशन को इस नाम से भी हम जानते हैं कि कांग्रेस का विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इस नाम से भी इस अधिवेशन को जानते हैं, क्योंकि सही मायने में यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन हुआ था और कांग्रेस दो भागों में बट गया था। एक का नाम था नरम दल और एक का नाम था गरम दल। ठीक है ना? तो नरम दल ऐसा था जो चलो ब्रिटेन से बात करते हैं, विनती करते हैं, चिट्ठी लिख के मांग मांग करते हैं। गरम दल ऐसा नहीं था, गरम दल सोचता था नहीं, आप लोग 1885 से अभी तक जो करते आए ना, वो आप ही लोग का परिणाम है। अब हम लोग ऐसे उन लोग से विनती नहीं करेंगे, चिट्ठी नहीं लिखेंगे, अब हम लोग को जो होगा एक्शन लेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे पूछा है, देखिए ई नहीं पूछ रहा है नरम दल का नेता कौन है, कराए निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं है, मतलब गरम दल का बात किया है। देखिए उल्टा पूछ लिया ना, लिखा है उदारवादी लेकिन पूछा क्या है हमसे? गरम दल पूछा है। तो यहाँ देखिए दादा भाई नौरोजी तो नहीं होंगे क्योंकि नरम दल के नेता थे, मेहता जी भी नहीं होंगे क्योंकि नरम दल के नेता थे, बनर्जी भी नहीं होंगे, नरम दल के नेता थे। आप लोग को गरम दल में एक नाम हम याद करवाए हैं, गरम दल में याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, लाल बाल और पाल को। लाल बाल पाल का अर्थ होता है, लाल का अर्थ हो गया लाला लाजपत राय, बाल का अर्थ होता है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का अर्थ होता है बिपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कर रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कर रहा है 30 नंबर, निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? एक आज से कुछ दिन पहले आप लोग को हम लाइव में बताए थे कि एक मार्ले मिंटो सुधार भी आया था 1909 ईस्वी में, जहां पे अलग प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो देखिए साइमन कमीशन में कहीं आप पढ़े हैं कि वो मुसलमानों के लिए प्रतिनिधि का बात किया था? दिल्ली समझौता में ऐसा तो नहीं था, दिल्ली समझौता गांधी जी और इरविन के बीच था। साइमन कमीशन 27 में बनता है, 28 में भारत आता है। अब यहाँ पे देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड का वायसराय थे 1718 में, उस समय थे ना, उस समय कोई बात नहीं। तो मार्ले मिंटो सुधार जो होता है, यह आता है 1909 ईस्वी में, और यहीं पर जो है ना पहली बार यहाँ पे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा जाता है। और इसी से पहले 1906 ईस्वी में बना था कौन? मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग बना था। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 के बाद 31 नंबर। देखिए भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली कपड़ा मिल की जब बात की जाएगी तो पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? महाराष्ट्र में, यानी राज्य का नाम ही आपसे पूछ लिया है, यानी महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए पूछा है कॉर्न लॉ, ये कह रहा है आपसे कि कॉर्न लॉ जो है ना किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो जब भारत से अनाज ज्यादा जा रहा था ना, तो ब्रिटेन में क्या हुआ था कि वहां का अनाज का वैल्यू नहीं हो रहा था। समझ गए? यहाँ से कपास सब जो जा रहा था तो वहां का वैल्यू नहीं हो पा रहा था, मतलब भारत का बहुत ज्यादा वहां पे आयातित हो रहा था। तो सरकार दूसरे देश के चीजों को रोकने के लिए क्या करता है, उसको बंद नहीं करवाता है डायरेक्ट, वहां के चीजों पे ज्यादा टैक्स लगा देता है। तो वहां पे भी एक नाम निकल के आया कॉर्न लॉ। कॉर्न का मतलब क्या होता है ना अनाज, खास कर ये मकई पर आया था। समझ गए? मकई तो सही बोला, मकई का भुट्टा होता है। देखिए तो ये कहाँ लगा था? ब्रिटेन में लगा था। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर, कोपरा क्या है? देखिए कोपरा क्या है, आप लोग याद करिए जब आप लोग को हम सूचना का अधिकार पढ़ा रहे थे तो इसमें हम बताए थे आपको कि सूचना का अधिकार 2005 में पारित किया गया था। किस राज्य से पारित किया गया था? किस राज्य से पारित किया गया था? राजस्थान से पारित किया गया था, ठीक है ना। और इसमें जो है ना सूचना के अधिकार के बाद आपका एक चैप्टर था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम करके। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया था? 1986 में आया था ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। कोपरा क्या है? तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के लिए एक अधिकार दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे देखिए 33 के बाद हम आगे बढ़ते हैं 34 पर। इतना आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? देखिए जब बात 34 का आता है तो यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी छोड़ देने में फायदा है, ठीक है ना। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो एकदम सटीक पता नहीं चल पाता है। सटीक कहीं से आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चलेगा। भूमि विकास बैंक का नाम पहले भूमि बंधक बैंक भी था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी बताया जाता है। समझ गए? दोनों बताया जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, कोई इस पे डिस्कस करने का जरूरत भी नहीं है। अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको हटा दीजिएगा। जैसे आपको एक हम क्वेश्चन बताए थे कि मिट्टी में था लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा था ना, कि लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? तो लाल और भूरा दोनों ऑप्शन मिल गया। अब लाल भी होता है, हल्का भूरा भी होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको मिल जाए ऑप्शन में तो आंख मूंद कर उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए पहले। समझ गए? हम बार बार आपको कहते हैं पहले आप 100% 40 हो जाइए, पहले 100% 40 हो जाइए और फिर वहां से 140 हो जाइए, मतलब वहां से निकल के सीधे सब्जेक्टिव की ओर चल जाइए। फिर मुड़ के इसको देखना भी नहीं है। समझ गए? बस उसके बाद अगर 40 पहले आपका नहीं होता है उसके बाद आप देखिए कौन क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट है, उसका आंसर क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम भी आपको नहीं दे रहे हैं। देखिए 35 का रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। रेल, इसके बाद डाक और फिर तार। तार मतलब होता है बिजली, डाक मतलब होता है पोस्ट ऑफिस का जो बात किया जाता है। ये किसके समय में किया गया था? डलहौजी के समय में किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है आपका। देखिए यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछा है कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई थी। यह भी क्वेश्चन इतना आसान है कि आप सभी अच्छे से रट लिए होंगे। 1793 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी दिया गया था, 1793 ईस्वी में। देखिए 36 के बाद अब हम कहाँ चलते हैं? 37 की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है नई आर्थिक नीति। जब नई आर्थिक नीति की बात करते हैं तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? लेनिन ने, मेटरनिख ने, बिस्मार्क में, स्टालिन ने। तो लेनिन ने। ध्यान रखिएगा एक बात, ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। और भारत सरकार वर्तमान में जो लागू करती है, लागू की हुई है वो न्यू एजुकेशन, वो भी एनईपी ही लिखा हुआ है, एनईपी 2020 लिखा हुआ रहता है। इसका फुल फॉर्म होता है, बस ई के जगह यहाँ पे एजुकेशन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी है, ठीक है। भारत सरकार एनईपी 2020 आप देखिएगा नया नया बुक सब पर लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे ई का मतलब एजुकेशन है और इस जगह ई का मतलब इकोनॉमिक है। अब इसी इकोनॉमिक पॉलिसी को जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो नई आर्थिक नीति किसके समय में आया था? मनमोहन जी के समय में। मनमोहन सिंह जो है ना उस समय अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही लाया था, जिसमें बताया गया था एलपीजी, और ये आया था 1991 ईस्वी में। और इसी 1991 ईस्वी में सोवियत रूस का क्या हुआ था? विघटन हुआ था। समझ गए? चलिए कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। देखिए देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था बताइए? किधर गया? ऑप्शन नंबर बी स्टालिन था। कौन था? स्टालिन था लेनिन का उत्तराधिकारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। देखिए पोस्टम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था?
अब यहाँ पे देखिए भारत ऑप्शन में दिया है, ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि हम किसी युद्ध में शामिल थे नहीं। ठीक है, फ्रांस तो फ्रांस भी युद्ध से पहले भाग गया था और ज्यादा था ना। वियतनाम तो युद्ध में था नहीं, तो था कौन? बस ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए। 40 नंबर क्वेश्चन तक में हमको उम्मीद है कि आप लोग का जो है ना कम से कम 20 प्लस तो जरूर सही हो गया होगा। 20 से ज्यादा ही सही हो गया होगा, 30 के आसपास आप जा सकते हैं आराम से, या 25 के आसपास जरूर जा सकते हैं। देखिए स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को हम बताए थे, कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन आया था। ये असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड आया था, असहयोग आंदोलन, उसके बाद बताए थे कि स्वराज दल का गठन किया गया था। तो स्वराज दल का गठन कब किया गया था? सबसे पहले ध्यान रखिए, स्वराज दल का गठन गठन जो है यानी स्थापना जो है इसका, स्थापना ये किया गया था 1923 ईस्वी में। ठीक है ना। हम बताए थे आपको इसमें कि इसके मोतीलाल नेहरू कौन थे? इसके सचिव थे। और ये भी हम बताए हैं कि चित्तरंजन दास कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। चित्तरंजन दास अध्यक्ष हैं। लेकिन अगर आपको यह ऑप्शन देके यहाँ पे बस ये लिख देता, मदन मोहन मालवीय की जगह लिख देता ए और बी दोनों, समझ गए, और इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दे देता, नन लिख के दे देता, तो यहाँ पे क्या होता? आपका आंसर सी हो जाता, ए बी दोनों हो जाता। समझ गए। लेकिन ये जब अलग अलग करके हमको दिया है तो हमें भी पता है कि क्या हो जाएगा आंसर हमारा, चित्तरंजन दास हो जाएगा। चलिए 40 तक पहुंच गए। अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। 40 तक में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ होगा ज्यादा। और हम फिर से बता रहे हैं, जहां भी आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगे उस क्वेश्चन को आप छोड़ने का कोशिश करिएगा। समझ गए। जरूरी नहीं है उस क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगाने का, ज्यादा कुछ करने का, आराम से उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? देखिए केरल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अब देखिए राजस्थान से क्या क्या क्वेश्चन आपका बनता है। 3 क्वेश्चन तो अच्छा से दिमाग में रखिएगा। एक क्वेश्चन का नाम है, एक क्वेश्चन का नाम है यही नहर, यानी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का नाम है सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये भी किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, एक और है, क्या है बताइए? ग्राम पंचायत। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था। ठीक है। तो इस राज्य से ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ लेता है जो राज्य से संबंधित है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। एक बार और ये क्वेश्चन आया था, जो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भले आपको एग्जाम में आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन हम लाइव में करवाए हैं। तो यहाँ पे देखिए रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। असम में आप लोग को हम बताए थे काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। सुंदरवन। चलिए 42 के बाद हम चलते हैं 43 नंबर। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 का रहा है, भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? जब खनिज का बात किया जाएगा तो आपको पता है कि भारत में खासकर बिहार में जो है ना, ये क्या बोलते हैं, आ, बिहार में आपका अभ्रक सबसे ज्यादा होता है। समझ गए। और भारत में अभ्रक का ही सबसे ज्यादा उत्पादन होगा। देखिए किसका हो जाएगा? अभ्रक, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ चलते हैं। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो जब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं तो एल्युमिनियम का में क्या आ जाता है? यहाँ पे बॉक्साइट आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी समस्या है। इस क्वेश्चन में क्या समस्या है? दामोदर नदी घाटी परियोजना जब भी बात करेगा तो दामोदर नदी घाटी परियोजना कोई एक राज्य में नहीं है, ये 2 राज्य में है। और दोनों राज्य कौन कौन है? ध्यान दीजिए, झारखंड भी है और पश्चिम बंगाल भी है।
अब आपसे अगर पूछ लेगा गंगा नदी किस राज्य में है, गंगा नदी किस राज्य में है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बिहार दे दिया है और यहाँ पे मान लेते हैं उत्तर प्रदेश लिख के दे देगा, तो आप लगा पाइएगा कि गंगा नदी किस राज्य में है। कोसी परियोजना किस देश में है, कोसी परियोजना जो वो बीरपुर में जो बैरेज बना हुआ है किस देश में है, एक ऑप्शन भारतो दे देगा, एक ऑप्शन नेपालो दे देगा, आप चुनिए आप कौन सा ऑप्शन चुनिएगा। कहीं कुछ है, इस क्वेश्चन को भी आपको स्किप करने में फायदा है और ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि जब भी दामोदर घाटी परियोजना का नाम आएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना का नाम आएगा, तो वहां झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य में वो नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। आ? नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 45 था, 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है बताइए। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र में बहुत गन्ना होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा पूछा है। अजीब सा पूछा है मतलब क्या है कि राज्य का नाम भी आपसे नहीं पूछा है, राज्य के नाम के अंदर जो एक प्रमुख उसका शहर है वो भी नाम नहीं पूछा है, उस शहर के अंदर वो स्पेशल जगह है वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। सोच लीजिए, अब इतना किसको जल्दी याद रहेगा, लेकिन है क्या आपका भद्रावती होगा और ये असम का आसपास का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यहाँ कह रहा है कौन सा सीपीआर जो है ना युद्धपोत बनाता है, युद्धपोत, ठीक है। तो जब युद्धपोत का बात आएगा तो ध्यान रखिएगा कोलकाता सब नहीं है, मांझ गांव है और ये चेन्नई है। चेन्नई किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। जबकि अगर कोची आपको आ जाए, कोची अगर आपको आ जाए कोची, तो ये है केरल में, समझ गए, ये कहाँ है केरल में। तो कोची शिपयार्ड भी बनाता है युद्धपोत, मांझगांव शिपयार्ड भी युद्धपोत बनाता है, समझ गए। चलिए, कोची और चेन्नई में थोड़ा सा कभी कभी आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 48, 49 नंबर। चलिए चलते हैं। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको क्या कर रहा है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है। हम बताए थे आपको कि उत्तर रेलवे वाला क्वेश्चन, ये सब रेलवे वाला जब क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप को क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा और इसका याद भी आपको नहीं करना है, क्योंकि 18-19 रेलवे जोन आपको, देखिए 15 प्लस कोई चीज हम याद करेंगे तो एक पूछेगा और वो भी इतना ज्यादा कठिन होता है कि बताना मुश्किल है, समझ गए ना। तो इसलिए इस सब तरह के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, वैसे आपका आंसर इलाहाबाद यानी प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। देखिए ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको अगर 1957 भी याद होगा तो भूल जाइएगा, क्योंकि इस समय इसका नाम बदला गया था, ठीक है। तो कब होगा, 1936 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो जब भारत में हम सड़क की लंबाई की दृष्टि से बात करेंगे तो प्रथम स्थान किसका आ जाएगा, महाराष्ट्र का आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रथम स्थान किसका हो जाएगा, महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन। सही मायने में सेट आसान था ना, मतलब सेकेंड शिफ्ट का टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट से बहुत अच्छा था ना। चलिए अब तब लोग कहते हैं सेकंड शिफ्ट हार्ड है। देखिए निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होगा। तो आप कुछ लोग को हम बता चुके हैं कि भारत के जो 9 तटीय राज्य हैं, 9 तटीय राज्य में एक का नाम होता है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात। इसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, अच्छा गोवा बीच में छूट गया, गोवा, ठीक है। ये सब राज्य इधर के हैं। अब इधर के जब हम राज्य की बात करेंगे तो सबसे नीचे आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आता है पश्चिम बंगाल। अब जरा एक बात आप बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा राज्य आपको दिख रहा है जो तट पर बसा हुआ राज्य है। एकमात्र उड़ीसा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, उड़ीसा दिख रहा है। अब चलिए
इससे भी सर उतना 9 गो राज्य याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? तो बिहार में जो है ना, बिहार के आसपास कहीं समुद्र है? देखिए, बंगाल के रास्ते, उड़ीसा के रास्ते हमारे यहाँ पहुंचेगा, लेकिन हमारे आसपास में समुद्र नहीं है, इसलिए हम ज्यादा प्रभावित नहीं होंगे। मध्य प्रदेश तो लिखा हुआ है कि हम मध्य में है भाई, इसलिए मध्य प्रदेश है। हम मध्य में हैं, इसलिए मध्य प्रदेश है। और झारखंड भी हमारे पड़ोस में भी है, इसके आसपास भी कहीं कोई ये समुद्र सब है नहीं, तो तूफान कहाँ से आएगा चक्रवाती? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उड़ीसा हो जाएगा। जब बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछेगा ना, तब आप लोग को ना ये सब रामबाण काम कर जाएगा। ये जो एक्सप्लेनेशन का तरीका है, ये आपके लिए रामबाण हो सकता है तब। देखिए यहाँ पे, यहाँ कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? जब प्राथमिक उपचार की बात करेंगे तो कुछ भी होता है तो प्राथमिक उपचार की बात होती है। तो प्राथमिक उपचार में क्या होता है बताइए? बैंडेज और टेप होता है। अब हर जगह आप लाइफ जैकेट लेके थोड़े ना चलते हैं, रस्सी लेके प्राथमिक उपचार थोड़े होता है। ठीक है, तो ये आपका बैंडेज और टेप हो जाएगा। चलिए, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 53। अब हम 54 की ओर चलते हैं। देखिए, आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है? मतलब आसवान बांध की बात कर रहा है, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो नील नदी पर बना हुआ है। ये अपने भारत की नदी है, गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है किसको? गोदावरी नदी को। ठीक है, 54 के बाद चलिए 55 की ओर चलते हैं। देखिए, भूकंप से अगर ये जोन पूछता ना, तो हमारे लिए टफ क्वेश्चन होता। अगर जोन पूछता तो टफ क्वेश्चन होता, लेकिन सबसे आसान पूछ लिया है कि रिक्टर पैमाने का उपयोग किस आपदा में होता है। तो जब भूकंप आता है ना, तो उसकी तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अ- अ? जरूरी है कि सेम क्वेश्चन आ जाए? जरूरी है ये बात जो सेम क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इतना तो जरूरी है ना। अ, इतना इतना तो जरूरी है ना कि जो क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में, जो भी क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन का कुछ क्वेश्चन आ सकता है, या ये भी तो हो सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ भी सकता है। कोई जरूरी है कि नहीं ये तो पूछेगा? अ, याद रहेगा, अगर आपको याद रहेगा ये ऑब्जेक्टिव सारा समझ गए, सब्जेक्टिव याद रहेगा तो क्वेश्चन आसान लगेगा। याद नहीं रहेगा तो आसान क्वेश्चन भी टफ लगेगा। जिसको याद नहीं होता है उसको आसान क्वेश्चन भी टफ लगता है। अब आप लोग को लग रहा था फर्स्ट शिफ्ट क्या था, मतलब फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन हार्ड था, सेकंड शिफ्ट वाला आसान था। जिस समय जो एग्जाम दे रहा था स्टूडेंट, उसको लग रहा था फर्स्ट शिफ्ट ठीक था, सेकंड शिफ्ट हार्ड था ना? बस ऐसे ही होता है। 55 के बाद चलिए 56 की ओर चलते हैं। देखिए, आपको हम हमेशा बताए हैं उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, मामला यहाँ उल्टा कर दिया। इस बार पूछ लिया दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार। देखिए, पूर्वी बिहार जो होता है ना, तो पूर्वी बिहार का क्षेत्र भी यही होता है। ये मधेपुरा सब जो है ना, मधेपुरा सुपौल ये सब जो है ना, पूर्वी बिहार का क्षेत्र है। जब बिहार को आप देखिएगा, जब स्पेशल बिहार को देखिएगा, तो उत्तर पूर्व बिहार में ही सब आ जाता है। तो पूर्वी भी हुआ ना, उत्तर पूर्व बिहार मतलब पूर्वी बिहार भी हुआ। तो पूर्वी बिहार भी क्या होगा बताइए? बाढ़ से हो जाएगा। सूखा नहीं हो सकता है, भूकंप नहीं हो सकता है, बाढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, देखिए विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है यहाँ पर, विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है जो सत्ता का बंटवारा जो है ना, एक स्तर पे नहीं रहे, वो अलग अलग स्तर पर होते रह जाए, अलग अलग स्तर पर होते रह जाए। तो उसका सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने। यानी इसी ने कहा था पंचायती राज व्यवस्था वाला। समझ गए ना? पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? यही बलवंत राय मेहता ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? सॉरी, नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगर यहाँ पे नगरीय न देता, पंचायती देता, तो 73 हो जाता। लेकिन क्या दिया है? नगरीय दिया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 74 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन 58 के बाद 59 नंबर। देखिए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो इसमें आप आसानी से अभी तो आंसर कर सकते हैं उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड भी दे दे और उत्तर प्रदेश भी दे दे, उस समय आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा कि सर किससे होगा, क्योंकि जिस समय चिपको आंदोलन शुरुआत हुआ था, कब हुआ था शुरुआत? 1972 में हुआ था। इस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही भाग था, समझ गए? अब वो अलग हो गया है, तो ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले से आता है कौन? चिपको आंदोलन। और इनके जो है ना इनके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा है। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना इसके नेतृत्वकर्ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 59 के बाद 60 नंबर। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत आसान आपसे पूछा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो देश में 3 आपातकाल होते हैं। तीनों आपातकाल की घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। ये उनके पास पावर दिया हुआ है, उनके पास अधिकार दिया हुआ है आपातकाल की घोषणा का। तो आपातकाल की घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60 के बाद हम चलते हैं कहाँ पर? 61 पर चलते हैं। ठीक है, 61 पर चलते हैं और 61 नंबर आंसर क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर ध्यान से देखिए। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? संघात्मक शासन व्यवस्था की बात की गई है। देखिए, भारत है, चीन है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है। बहुत अच्छा सा देश है, समझ गए? अच्छा सा देश है, डेवलप देश है। वहां पे एक व्यक्ति शासन कर रहा है, एक ही पार्टी है, सब चीज है, तो कौन सा देश हो जाएगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 61 के बाद 62। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का सबसे पुराना है, क्योंकि इसका स्थापना हुआ था 1885 में। ठीक है, इसका स्थापना भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था बताइए? 1980 में हुआ था, समझ गए ना? 1980 में हुआ था। चलिए, और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन पर थे? 62। अब हम चलते हैं 63 पर। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, हम लोग जब वोट करते हैं ना तो किसी को नहीं दिखाते हैं कि हम किसको वोट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। दिखाते हैं किसी को? नहीं दिखाते हैं। जाके बटन टिप देते हैं। अंदर में जब आप वोट डालते हैं वहां कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता आपके साथ। वो देखिएगा बगल में कुछ लगा, आप लोग क्या देखिएगा, अभी 18 साल तो हुआ नहीं है, बगल में कुछ लगा हुआ रहता है कि अगर दूसरे साइड भी अगर कोई वोट डाल रहा है ना किसी ईवीएम में, वो भी नहीं देख पाएगा कि आप किसको दिए हैं नहीं दिए हैं। समझ गए? तो कौन सा देश होगा यहाँ पर? स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार क्वेश्चन है ये भी। किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? अब देखिए इसमें कौन सा गुण है? तो सबसे पहले इसमें समानता भी है, चाहे आप किसी जाति के हो, आप किसी धर्म के हो, समझ गए? किसी भी समुदाय से आते हो, सबका एक समान यहाँ पर महत्व है। और स्वतंत्रता, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता भी मिलता है कि आप जिसको मन उसको वोट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हमारे संविधान में कहा गया है। परंतु होता अलग है कि गांव सब में आपको कोई किसी को फोर्स कर दिया, ना इसी को वोट दीजिएगा, ना इसी को देना ही पड़ेगा। कोई बाहुबली आया धमका उमका दिया तो गांव लोग उसी को वोट कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है किस गुण के कारण लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो ये वाला तो ऑप्शन होगा हमारा। और जनमत भी होता है, मतलब यहाँ पे लोग मतलब जनमत का मतलब होता है जनता का मत होता है कि हम किसको वोट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मतभेदों में सामंजस्य, एक दूसरे में जो मतभेद होता है उसमें सामंजस्य होता है कि चलो भाई अभी राजनीतिक चल रहा है, अभी ये हो रहा है तो मतभेद है, फिर सब एकजुट ही होंगे। लोग अलग अलग नहीं रहते हैं, सब एक मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। 64 के बाद 65। वाह, देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो कब लगाया गया था? 1800
अड़सठ ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, 1868 ईस्वी में सर्वप्रथम लगाया गया था। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? सभी होगा, उत्पादन, आय, व्यय, मतलब चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए, यही है ना, सर्कुलर फ्लो इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। सर्कुलर फ्लो, आय भी होगा ही, मतलब कमाएंगे तो और कमाएंगे, खर्च होगा। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। इसलिए हम कहते हैं कि आराम से पहले खोज खोज के क्वेश्चन का आंसर करिए। जो क्वेश्चन 100% आपको लगता है फर्स्ट टाइम बस उतना ही करना है, फिर सेकेंड टाइम हम आएंगे और जो क्वेश्चन आप बच गया उसको देखेंगे, उस पर दिमाग लगाएंगे। देखिए, सूक्ष्म वित्तीय योजना की शुरुआत किस देश से हुई थी? ये अपना प्यारा सा भारत है। ठीक है, तो सूक्ष्म वित्तीय योजना की शुरुआत किस देश से होती है? भारत से होती है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? बताइए, सबसे कम योगदान जीडीपी का बताइएगा। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का यानी तृतीय क्षेत्र का है ना? तो सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है। जबकि जब हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा योगदान प्राथमिक क्षेत्र का होगा, यानी कृषि क्षेत्र का होगा। 69 के बाद देखिए 70 नंबर, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? देखिए, आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग, आप कहां से अर्थ उत्पन्न करते हैं, अर्थ कमाते हैं? शिक्षा से अर्थ ले रहे हैं? नहीं। स्वास्थ्य से ले रहे हैं, यहां से तो पैसा कमा ही रहे हैं। नागरिक सेवा से भी ले रहे हैं, यातायात से ले रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जब आपसे ये पूछा जाए, इसका इंग्लिश देखिए यहाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए एजुकेशन, हेल्थ, सिविल सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, इतना पता चला। अब यहाँ देखिए, सिर्फ हम आपसे ये पूछे कि हमारे आधारभूत संरचना क्या है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? स्वास्थ्य है, कहिएगा ना, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, ये सब हमारे आधारभूत संरचना है। लेकिन ये क्या पूछा है? आर्थिक आधारभूत। गैर आर्थिक में शिक्षा आता है, क्योंकि शिक्षा को कभी पैसा से नहीं तौला जाता है। शिक्षा के लिए कहा जाता है कि वो पैसा, मतलब अगर आप अपने बेटे को शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो गैर आर्थिक हो गया, मतलब वहां से आपको पैसा का कोई सोर्स नहीं हो सकता है। लेकिन जब आप वैसे काम करते हैं तो यहाँ भी शिक्षा नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक आधारभूत संरचना की बात की गई है। समझ गए? अब ये छोड़ दीजिए उस पर कि वो क्या करेगा नहीं करेगा, समझ गए ना? और वैसे देखिएगा तो यहाँ स्वास्थ्य हो सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य जो है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं, स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य आर्थिक नहीं। आप इसमें यातायात ले सकते हैं, लेकिन ये भी सेवा का ही अंग होता है। नागरिक सेवाएं, ट्रांसपोर्टेशन, कैसे दे देंगे स्वास्थ्य? आप लगाए इसलिए स्वास्थ्य दे दें? देखिए, यहाँ स्वास्थ्य भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्वास्थ्य हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य को भी देखिएगा ना, तो आर्थिक, ये पैसा कमाने का उद्देश्य से थोड़ी कोई स्वास्थ्य दे रहा है। यातायात जो बनाया जाता है ना, परिवहन का जो साधन होता है ना, वो पैसा कमाने का उद्देश्य एक होता भी है। इसलिए हम बोले इस क्वेश्चन को स्किप करने में ही आपके लिए फायदा है। कुछ क्वेश्चन यही सर, 3-4 क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में, सेकेंड शिफ्ट में जो आया था ना, जो स्टूडेंट को परेशान किया था। देखिए, जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़िएगा ना, तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही आंसर आएगा, क्या? शिक्षा सबसे पहले आएगा। लेकिन शिक्षा तब होता है जब गैर आर्थिक आधारभूत लिखा हुआ होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन 70 के बाद 71 नंबर। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, मतलब किसका मुख्यालय पूछा है? WTO का 1995 में स्थापना। और ये कहाँ है इसका मुख्यालय? जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन 72 नंबर चलते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? बताइए, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या हो जाएगा?
ये राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आय मतलब ये तो सकल घरेलू उत्पाद होता है, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है। सार्वजनिक उपकरणों की आय जो है ना राष्ट्रीय आय में आता है। सार्वजनिक उपकरणों की आय राष्ट्रीय आय में आएगा। यहाँ पे किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का उत्पाद जाके देखिएगा डिफिनेशन, जीडीपी का जो डिफिनेशन होता है ना वो यही होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको छोड़ने वाला ही है, समझ गए, ये क्वेश्चन भी आपका छोड़ने वाला ही है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 73 के बाद 74 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र की बात करिएगा तो देखिए ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ये सब एक देश में मतलब युद्ध में एक पावर में शामिल था। जर्मनी अलग था, ये सेंटर पावर में था, समझ गए ना, सेंटर पावर में था, इसलिए आपका आंसर भी क्या होगा, जर्मनी ही हो जाएगा। 74 के बाद चलिए 75 पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, संवाद कॉमेडी। बताया ना कि कुछ भी हो जाए लेकिन आपका जो चैप्टर नंबर 8 है हिस्ट्री का, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। संवाद कॉमेडी किस भाषा में लिखा हुआ है, बंगला भाषा में लिखा हुआ है। 75 के बाद चलिए हम चलते हैं कितना नंबर पर, 76 नंबर पर चलते हैं। 75 के बाद 76 नंबर पर चलते हैं। और 76 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। 76 का रहा है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? मतलब समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, चार्ल्स मेडकॉफ को। इसी समाचार पत्र के लिए एक आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कौन लाया था, लिट्टन लाया था। कब लाया था लिट्टन, 1878 ईस्वी में लिट्टन ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आया था, समझ गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 76 के बाद 77 नंबर, रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन किसने किया था? कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। रक्त एवं लौह की नीति का आलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। और इसी बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण के लिए भी जाना जाता है। पूछा है ना क्वेश्चन कई बार, आप कहते हैं क्वेश्चन पूछा है तो अब उम्मीद है कि अगले साल पूछेगा। हाँ, ये सब क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हम घर से ला के दे दिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया जो है किस देश के अधीन था? तो बोहेमिया ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था, ऑस्ट्रिया के अधीन था बोहेमिया। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं 78 के बाद 79 नंबर। देखिए मजेदार क्वेश्चन पूछा है ये आपका, क्वेश्चन पूछा आपसे, ब्रेस्ट लियोटोवस की संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो ये आपका हुआ था रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ठीक है। इसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव सेशन का। ये क्वेश्चन कर रहा है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था, कहाँ का शासक बना था? तो कहाँ का बना था, जर्मनी का बना था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से टोटल आपका कितना है इसमें ऑब्जेक्टिव आता है, 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। और 80 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब यहाँ देखिए एक चीज आपको हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने के तरीका में। आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं। जब भी ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन में जो ओएमआर सीट आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन जो आंसर सीट आपको दिया गया उसको निकालिए, उसको भर लीजिए। ठीक है। उसके बाद आप ध्यान रखिए जो भी क्वेश्चन आप बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये फर्स्ट पेज है और ये सेकंड पेज है। अब पहला नंबर का क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, दामोदर होगा, तो यहीं पे हम एक लिख दिए। दूसरा का महासागर तल के कंपन का संबंध किससे है, सुनामी से, यहीं पे हम दो लिख दिए।
ठीक है, हर जगह हमको टिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि हमको आता ही है, नहीं यार कैसे आएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए नहीं आता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है, सही मायने में नहीं आता है। एक का आंसर ये हो गया, दो का आंसर ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन ये चौथा वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि बहुत अच्छा से पढ़े हैं ये। तो समवर्ती सूची राज और संघ कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? दोनों के पास है। तो ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख दिए। समझे बात को? यहाँ पर 3 लिख दिए, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा। इससे हमको एक चीज पता चल गया कि हम क्वेश्चन भी बनाते चले गए, और ये भी हमको पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, नहीं होगा। समझ गए? अब आगे चलते हैं। चलिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है पता है? तो 5 लिख दिए यहाँ। ठीक है, सॉरी 4 होगा, हाँ ये 4 हो गया। अब आगे आइए, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है जनमत आधारित शासन। चलिए थोड़ा पल के लिए छोड़ देते हैं। सरपंच का निर्वाचन, इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब को ऑप्शन दिया है। सप्तदलीय गठबंधन, ई लेकिन याद है, ई अच्छा से याद है कि सप्तदलीय गठबंधन कहाँ हुआ था। कैमा क्वेश्चन है ये? 5वां। तो यहाँ पे हम 5 नंबर लिख दिए। समझे बात? अब जब दोबारा हम क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे करते करते मान लेते हम 80 तक पढ़ते चले गए, और 80 तक में पता चला हमको, 80 तक में हमको ये पता चलता है, 80 तक में हमको ये पता चलता है कि हम जो अभी तक बनाए हैं ना, ये क्वेश्चन हमारा 25 बन पाया है, या फिर मान लेते हैं 32 बन गया है क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन और बनाना है ना, तो यहाँ पे 25 या 32 लिख दिए। अब 8 क्वेश्चन और बनाना है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसपे थोड़ा सा डाउट था। अब वो क्वेश्चन हमको लग रहा है कि नहीं यही होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन लग रहा है कि यही होगा। चलिए ऐसा क्वेश्चन खोज लेते हैं। एक मिनट और देख लेते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन। हाँ चलिए 64 पर आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन अब ये ध्यान में आया कि 64 अब हम बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से बन सकता है। अभी हम एक 25 लिखे थे और एक 32 लिखे थे। अगर कोई 25 तक बनाए हैं तो अब उनका ये 26वां होगा, होगा ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 26 लिख दीजिए। समझ गए बात को? कोई 32 तक बना लिए उनका ये 33वां होगा, तो यहीं पे आप क्या लिख दीजिए? अब ऐसा नहीं कि अब इसके कारण फिर 80 तक के क्वेश्चन के नंबर को चेंज करेंगे, नहीं नहीं चेंज करेंगे। तब तो हो गया, गायब भी गया चरवाहिए में। वही चेंज करते करते आपका रात हो जाएगा। मतलब अभी तक हम टोटल कितना क्वेश्चन बना लिए हैं? 26 बना लिए या फिर 33 बना लिए हैं। समझे बात को? इस तरह से करना है। बस एक से दो दूसरा बार आप इसमें क्या होगा कि आप 2 राउंड पूर्णतः 80 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। जहां 100 क्वेश्चन है वहां 100 पढ़ लीजिएगा, जहां 80 है वहां 80 पढ़ लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, कहीं से ऐसा आपको मनाही नहीं किया गया है कि आप क्वेश्चन में ये भी टिक नहीं कर सकते, ऐसे भी टिक नहीं कर सकते, कहीं से कोई मनाही नहीं है। समझ गए ना? हम अपने सब्जेक्ट की बात बता रहे हैं, आप आराम से इस सब्जेक्ट में ये कर सकते हैं, या और भी सब्जेक्ट में आपको करना है तो आराम से आप कर सकते हैं, और कहीं से कोई मनाही नहीं है। हम ये इसलिए आपको दावे के साथ कर रहे हैं क्योंकि जो एग्जाम में अभी जो पर्यवेक्षक के काम करते हैं ना, उन लोग से पूछ के हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके सब्जेक्टिव सेशन की ओर। देखिए, अब हम चलते हैं इसके लघु उत्तरीय प्रश्न पर। जब भी आपको क्वेश्चन दिखेगा तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो सेक्शन दिखेगा, सेक्शन बी दिखेगा, यानी खंड ब दिखेगा, और खंड ब में आपको क्वेश्चन दिखेगा इतिहास। ठीक है, इतिहास के बाद जो है, इसके इतिहास के बाद जो आपको क्वेश्चन दिखेगा, पहले हम खंड का बात कर लेते हैं। तो इतिहास का ही खंड, सॉरी ये शॉर्ट के बाद लॉन्ग दिखेगा। इसके बाद आपको राजनीतिक विज्ञान दिखता है। राजनीतिक विज्ञान में फिर इसका लघु उत्तरीय प्रश्न दिखेगा, और राजनीतिक विज्ञान का इसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिखेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, इसके बाद फिर आपको इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र दिखेगा। इसका शॉर्ट क्वेश्चन पहले आएगा, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपको भूगोल दिखेगा, फिर इसका शॉर्ट क्वेश्चन पहले आएगा, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन दिखेगा, और लास्ट में आपको आपदा प्रबंधन मिलेगा, जिसका सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। अब रहेगा क्या सब इसमें? तो ये आप सबको हम पहले भी बता दिए हैं कि इतिहास में आपको 6 लघु उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। समझ गए ना? इस 6 लघु उत्तरीय प्रश्न में से आपको बनाना है मात्र 3।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 1 से लेके 6 तक लघु उत्तरीय है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, शीत युद्ध क्या है? अगर आप जानते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा दूसरा 1848 की फ्रांसीसी की क्रांति के क्या कारण थे? ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। एक आप इसको चुन लीजिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुई थी? एक इसको चुन सकते हैं, और एक साम्यवाद क्या है इसको चुन सकते हैं। वैसे देखिए, जब शीत युद्ध की हम बात करते हैं तो शीत युद्ध जो है ना, ये अमेरिका के बीच और रसिया के बीच हुआ था। अमेरिका और रूस के बीच हुआ था, और ये युद्ध बहुत दिनों तक चला था, लगभग 40-50 वर्षों तक चलते रहा था। ऐसा बताया जाता है कि 1947-48 से युद्ध शुरू हुआ था और 90-91 तक चला था, और फाइनली 91 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये सोवियत संघ का विघटन हो गया था, मतलब रूस का विघटन हो गया था, और रूस उस समय अलग अलग भागों में टूट गया था। और दोनों में बस लड़ाई इस बात का था कि दुनिया का सुपर पावर कौन होगा, दुनिया का सुपर पावर कौन होगा। समझ गए? यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब देखिए, हुआ आंदोलन कितना आसान क्वेश्चन है। तो आराम से पहले आप ये देखिएगा कि 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, तो 3 क्वेश्चन में हम किस क्वेश्चन को आसानी से लिख सकते हैं उसी पर पहले फोकस करना है, अन्यथा छोड़ देना है। ठीक है? इसके बाद जब हम इसके दीर्घ की ओर आते हैं, तो दीर्घ में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको कि मुद्रण क्रांति ने भारत में राष्ट्रवाद के विषय में किस प्रकार सहायता की। देखिए, बताए थे ना आपके लिए आपको कि ये आपका 8वां चैप्टर जो है, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, वहां से क्वेश्चन क्या है, मुद्रण क्रांति का। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, मशीनों के आविष्कारों को श्रृंखला ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया है। अब एक चीज देखिए, यहाँ से 2 चैप्टर से क्वेश्चन किया ही नहीं है। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका, चैप्टर नंबर 4 है ना, भारत में राष्ट्रवाद, इस बार क्वेश्चन किया ही नहीं है। यहाँ से सोच लीजिए कितना अजीब तरीका से क्वेश्चन देता है। और ऑब्जेक्टिव में भी जो क्वेश्चन क्या है भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से, वो थोड़ा सा उटपटांगा क्वेश्चन किया है। ज्यादा किया है? नहीं किया है। जब एक शिफ्ट तक यहाँ पे सीमित था, ये तो बहुत अच्छे से मजे से क्वेश्चन कर लेता था। जब 2 शिफ्ट में आना शुरू कर दिया है, तो कभी कभी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमेशा माना जाता है उसको भी भगा देता है। समझ गए ना? इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि सब चैप्टर पर फोकस करिए। हाँ, जरूरी है कि इस चैप्टर पे आप ज्यादा करिए, लेकिन सब पर आपको करना है। देखिए, मुद्रण क्रांति, अब सर लॉन्ग लिखेंगे कैसे, कैसे याद होगा लॉन्ग? तो कभी भी लॉन्ग को पूरा याद मत किया करिए, कभी नहीं याद करिए। मुद्रण क्रांति में भारत के राष्ट्रवाद के विषय का प्रकार, इसका पॉइंट को याद रखिए। कितना पॉइंट आप लिख सकते हैं? 3। हम बताएं आपको कि सबसे पहले उसके विषय में 2-3 लाइन लिख दीजिए। उसके बाद जो है उसका अलग अलग नंबर देके, पॉइंट देके उसके बारे में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका पेज भी थोड़ा सा भरेगा, मतलब लाइन भी भरेगा, और आप आसानी से लिख भी सकते हैं पॉइंट बना के। हैंड राइटिंग की तरह कंटिन्यू लिखते चले जाइएगा, तब संभव नहीं है कि हो पाएगा, तब नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो हैंड राइटिंग की तरह नहीं लिखना है, पेज आपको दिखाना है कि हम भर रहे हैं, और उसमें कंटेंट भी देना है। कंटेंट मतलब हो गया कि आपको अच्छे शब्द भी उसमें देने हैं। ठीक है? इसके आगे देखिए, यहाँ पे जो आपको मिलता है राजनीतिक विज्ञान। देखिए, राजनीतिक विज्ञान में 4 सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आपको रहेगा। 4 शॉर्ट में से मात्र 2 आपको बनाना है। पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र का रखवाला है। तो सूचना का अधिकार के विषय में हम जो भी पॉइंट जानते हैं, कहाँ से आया था, किस राज्य में सबसे पहले शुरू किया गया, कब बना, इसके बारे में लिख देंगे। अब ये हमसे क्वेश्चन सूचना का अधिकार तो किया है, लेकिन उसमें ये पूछ दिया है कि किस प्रकार ये लोकतंत्र का रखवाला है। आपको भी पता है कि लोकतंत्र में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमारे लिए ही होते हैं, हम जनता के लिए ही होते हैं। अब जनता के लिए कार्य हो रहे हैं, तो जनता को उस कार्य की जानकारी भी लेनी चाहिए। ये भी हमें देखना है कि क्या भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। हमारे लिए 1 करोड़ रुपया आया है जो ई रोड बनवा देने, या फिर ये सामुदायिक भवन बनवा देने, ऐसा तो नहीं 40 लाख में सामुदायिक भवन बनवा के 60 लाख अपने जेब में सब डाल लिया। तो उसके लिए हमें सूचना का अधिकार, एक अधिकार दिया गया, जहाँ से आप ITI करके जो है ना सारी चीजों को, सॉरी ITI करें, RTI, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, उसके विषय में आप सारी जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। समझे बात को? तो इसी पर आपको लिखना है कि कैसे लोकतंत्र के लिए रखवाला है। आगे देखिए, अभी 3 क्वेश्चन बाकी है। भारतीय संघीय व्यवस्था में किन्हीं 4 विशेषताएं बताएं। चलिए, याद है नहीं, याद है नहीं लिखेंगे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों अपनाई गई, ये तो लिख सकते हैं। बहुदलीय व्यवस्था भारत में, ये तो लिख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे, ये तो और आसान हो गया। ये दोनों क्वेश्चन से भी आसान है, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगे।
था कि नहीं? वो सिंचाई के लिए पानी मांग रहा था, नहर की मांग कर रहा था, बिजली की मांग कर रहा था, अनाजों का उचित दाम मांग रहा था कि नहीं? ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको डिसाइड करना है कि हम कौन क्वेश्चन को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए, संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका की विवेचना करें, या फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए जिम्मेदार कारक। इससे कहीं आसान क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा लिखने में। लोकतंत्र की सफलता के लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन है? तो लोकतंत्र कैसे सफल होगा बताइए? जब वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव होगा, तब सफल होगा। जब जनता पढ़ी-लिखी होगी, शिक्षित होगी, शिक्षा के आधार पे वोट डाला जाएगा। जब वहाँ जाति का आधार नहीं होगा, धर्म के आधार पे वोट नहीं डाले जाएँगे, तब लोकतंत्र हमारा क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। समझ गए? ज़्यादा प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए, मतलब किसी भी समाज के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टी के विषय में ज़्यादा ऊँच-नीच ना बोला जाए, ठीक है? सांप्रदायिक दंगा ना करवाया जाए। इससे क्या होता है कि हमारा लोकतंत्र सफल हो जाता है। और जिम्मेदार कारक आपसे पूछा गया है। तो लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए जिम्मेदार कारक एक आम पब्लिक भी है, आम जनता भी है। क्योंकि लोकतंत्र हमारे आपके लिए ही है कि नहीं है? और हमारे आपके ऊपर ही लोकतंत्र निर्भर भी करता है कि नहीं करता है? ठीक है? तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला सेक्शन हमारा क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है? यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें मात्र 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। 2 क्वेश्चन का आंसर कौन-कौन होगा देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? आप लोग को बता चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में 3 तरह का भाग होता है। एक होता है समाजवादी, एक होता है पूंजीवादी, एक होता है मिश्रित। पता है ना? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में आपको लिखना है। आप मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में कैसे लिख सकते हैं? कहाँ से लिखेंगे? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए पूंजीवादी और समाजवादी होता है ना, दोनों को जब मिला दीजिएगा तो एक अर्थव्यवस्था बनता है जिसका नाम क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। समझ गए? पूंजीवादी और समाजवादी को जब हम मिला देते हैं तो वहाँ से एक अर्थव्यवस्था बनता है जिसका नाम ही क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यही होता है। आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहाँ पे कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? एक क्वेश्चन तो आप आसानी से लिख दिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण के 4 सकारात्मक प्रभाव बताइए। बता सकते हैं? वैश्वीकरण से क्या हुआ है? बाजार सुगम हुआ है, सामानों का आदान-प्रदान हुआ है। आदान-प्रदान हमारे पास विश्व स्तरीय सामान पहुँचे हैं। पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है? मार्केट में कोई भी सामान आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, विश्व स्तरीय। किसी भी देश का विकास में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। कौन? वैश्वीकरण। वैश्वीकरण होगा तब हमारे देश का सामान भी दूसरे देश में जाएगा। और जब हमारे देश का सामान दूसरे देश में जाएगा तो हमारे देश के जो व्यापारिक हैं, हमारे देश के जो किसान वर्ग हैं, हमारे देश के जो बिज़नेस क्लास है, उनको फ़ायदा होगा। और उन दूसरे देश का सामान जब हमारे देश में आएगा तो हमारे देश के लोगों को भी फ़ायदा होगा। आज मोबाइल देखिए, वैश्वीकरण के दौर में अलग-अलग कंपनी का अलग-अलग देशों का मोबाइल सब देश में पहुँचा है ना? हम लोग को भी आसान हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ है? समझ गए? इसके बाद देखिए वित्तीय संस्थाओं का क्या कार्य है? इकोनॉमिक्स का मस्त क्वेश्चन आपसे पूछा है। महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की अगर हमसे पूछिएगा तो हम कहेंगे एक ये लिख लीजिए और एक वाला ये ले लीजिए। समझ गए? सबसे आसान क्वेश्चन है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ होता ही नहीं है। देखिए, अब हम चलते हैं इसके दीर्घ की ओर। अब दीर्घ में देखिए क्या पूछा है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों की चर्चा करें। इस दोनों क्वेश्चन में दोनों क्वेश्चन ठीक है, लेकिन सर दोनों में कौन ठीक है? तो दोनों में 19 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा ठीक होगा। समझ गए? दोनों ठीक है, लेकिन दोनों में कौन क्वेश्चन ठीक है? तो 19 नंबर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आपको। अ? फर्स्ट में भी आया था? हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों की चर्चा करें। यानी उपभोक्ता के अधिकार कौन-कौन से ये आपको जानना है। आपका अधिकार है ना कि हम सामान की जाँच-पड़ताल करें, सामान के विषय में बातें करें, पूछें, कब बना, नहीं बना ये भी पढ़ें। अगर हम संतुष्ट हैं तो सामान लें। कोई भी जो दुकानदार है हमको बिना संतुष्ट किए सामान वो ज़बरदस्ती नहीं दे सकता है। ये हमारा अधिकार है कि नहीं है? हम सामान की जाँचें, ठीक है? सामान का जाँच करें, ये भी हमारा अधिकार होता है, ठीक है? अगर खराब हो सकता है तो हम सामान को रिटर्न भी कर सकते हैं, ये भी हमारा अधिकार है। समझ गए? तो यहाँ पे कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को दिए गए अधिकारों की चर्चा करें, ठीक है? चलिए ज्योग्राफी, यहाँ पे भी आपको 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। हिस्ट्री बहुत लंबा है, बड़ा-सा है, 6 क्वेश्चन आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव दिखता है। शॉर्ट में खासकर 3 बनाना होता है। बाद बाकी इकोनॉमिक्स और सिविक्स में 2-2 बनाना होगा। ज्योग्राफी में आपको 6 क्वेश्चन शॉर्ट में दिखेगा,
जिसमें 3 बनाना होगा। समझ गए? अब देखिए क्या है, ये कह रहा है परमाणु शक्ति किन खनिजों से प्राप्त होती है, नहीं पता छोड़ दीजिए। मैग्नीज की क्या उपयोगिता है, नहीं पता छोड़ दीजिए। आगे देखते हैं क्या होगा, आगे वाला क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये तो आप लिख सकते हैं तापीय प्रदूषण को प्रभावित करें। तापीय मतलब होता है ये थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल जो होता है वो अभी पढ़े थे ना हम लोग, थर्मल पावर पॉल्यूशन, थर्मल पावर पढ़े थे ना अभी, जो बरौनी सब में है। बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्या का उल्लेख करें, ये तो लिख सकते हैं। मैंग्रोव वन की विशेषता तो लिख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन तो हम आसानी से लिख सकते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ होता है, तट वाले भाग में होता है, तटीय राज्यों में खासकर होता है। इसके लिए नमी का जगह चाहिए, नमी वाला दलदली जगह चाहिए। यहाँ करा है बिहार में नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं का उल्लेख करें। तो सबसे पहले नहरों के विकास में सबसे बड़ा समस्या है किसान का। समझ गए? यहाँ पे जमीन जो है एक समतल में नहीं है, एक समतल में जमीन ज्यादा नहीं मिलता है। उसके बाद नदी जो है, तो कोई ऐसी बड़ी नदी, खासकर कुछ ही ऐसी बड़ी नदी है जहां से हम नहर निकाल सकते हैं, और कोई बड़ी नदी हमको देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब समस्या आता है। आप ऊपर में जो 4 क्वेश्चन आपको बच गया, तापीय प्रदूषण, इसके बाद जो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका ये मैग्नीज की उपयोगिता, परमाणु शक्ति के खनिज प्राप्त होती है, इन तीनों से आपको डिसाइड करना होगा। तो प्रदूषण वाला आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे सर, कैसे जानेंगे कि प्रदूषण का बात क्या। एक चीज बताइए तो, अगर वो पवन से प्रदूषण, पवन से अगर वो बिजली उत्पन्न करता, हवा से, प्रदूषण होगा? नहीं ना होगा। आखिर वो ऐसे चीजों से बिजली उत्पन्न कर रहा है ना, तब ना वो प्रदूषण फैल रहा है। और प्रदूषण का तभी क्वेश्चन क्या है ना, ऐसा तो ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इनमें से कोई नहीं मार के निकल जाएंगे। अब इससे हमको लिख देना है, चाहे नहीं समझ में आ रहा है फिर भी लिख सकते हैं, प्रदूषण की समस्या को लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन होगा, फिर झारखंड के 2 कोयला क्षेत्र है, सबसे आसान क्वेश्चन, झूठे दिमाग लगा रहे थे। झारखंड के 2 कोयला क्षेत्र का नाम आपसे पूछा गया है, समझ गए? आसानी से लिख सकते हैं। अब इसका दीर्घ देखिए क्या है, वर्षा जल संग्रह एवं पुनर्चक्रण की विधियों का वर्णन करें, जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरण दे। मेरे अनुमान से दोनों क्वेश्चन आपका आसान है, क्योंकि जलोढ़ मृदा भी कई बार पढ़ा चुके हैं, अच्छे से पढ़ा चुके हैं, और वर्षा जल संग्रह भी आपको बता चुके हैं कि वर्षा जल संग्रह जो होता है, तो वर्षा जल संग्रह पुनः चक्रण की विधि, उनका संग्रहण कैसे करना है और पुनः चक्रण कैसे करना है। जैसे देखिए, सबसे पहले बताए थे कि वर्षा जल जो संग्रह किया जाता है, तो उसके संग्रह का बात कौन किया था, तमिलनाडु सरकार। क्या था ना कि सभी घर में सभी लोगों को वर्षा जल का संग्रह करना सुनिश्चित किया जाए, क्या था ना। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए वर्षा जल संग्रह का बाद, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। वर्षा जल संग्रह का बाद जब होगा, तो ये राजस्थान में भी टांका जगह है, टांका जगह नहीं है, टांका में जो है ना वर्षा जल पानी को संग्रहित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अब हम सीधे आ जाते हैं आपदा प्रबंधन में। आपदा प्रबंधन में आपको कोई दीर्घ प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, बस क्या देखने को मिलेगा, लघु देखने को मिलेगा। और यहाँ जो लघु आपको देखने को मिलेगा, ये 4 लघु क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 2 बनाना है। पूरे सोशल में, पूरे सोशल में सबसे आसान अगर पार्ट्स कोई होता है तो आपदा प्रबंधन होता है। समझ गए? चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, लघु तो पूछता नहीं है, सबसे आसान होता है। अभी देखे होंगे आपदा प्रबंधन से भी लघु उत्तरीय प्रश्न जो भी पूछा था, भूकंप आर से रिलेटेड, कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन करा है भूकंप के प्रभाव, पहला क्वेश्चन यहाँ है, बांध एवं तटबंध में क्या अंतर है। देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डैम एंड द इम्बैंकमेंट। ठीक है ना, बांध और तटबंध, तटबंध क्या होता है, जो नदी के किनारे किनारे बना दिया जाता है। ठीक है, और बांध बड़ा सा होता है, तटबंध से बड़ा सा बांध होता है, जहां पे भविष्य के लिए जो है ना, हम ये भी बनाते हैं इसलिए कि वहां से हम पानी को संग्रहित करके किसी दूसरे एरिया में भी ले जा सकते हैं। समझ गए? वहां हम पानी को संग्रहित करके जमा करके उससे हम बिजली उत्पन्न भी कर सकते हैं। समझ गए? इसके लिए भी बनाया जाता है। तो डैम जो होता है वो बड़ा सा होता है, और इम्बैंकमेंट यानी तटबंध जो होता है वो छोटा सा होता है। कोसी तटबंध है, कोसी तटबंध है। समझ गए? जबकि आप डैम पढ़े होंगे वो ये सलाल डैम, ये सतलज नदी सब पर है, सतलज पर है ना। समझ गए? टिहरी डैम पढ़े हैं, टिहरी बांध पढ़े हैं ना। समझ गए? टिहरी तटबंध लिखा रहता है, टिहरी बांध लिखा हुआ रहता है। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड तटबंध नहीं है। समझ गए? सरदार सरोवर पर बांध है, तटबंध नहीं लिखा हुआ है। बात को समझ गए कैसे होगा। हमारे आसपास में जो कोसी वो क्या है, तटबंध है, उसका कोसी, ये नवट्टा है, भीमपुर है, महसी, ये सब क्षेत्र में क्या है, तटबंध वाला क्षेत्र है ये सब। समझ गए? भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 2 उपाय को लिखिए, आराम से लिख सकते हैं। भूकंप आने के उसको कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो उसका प्रभाव होगा उसको कम किया जा सकता है।
लोगों को सुरक्षित जगह पे निकाला जा सकता है, लोगों को आपदा प्रबंधन की जानकारी दिया जा सकता है। समझ गए? इसके बाद करा उपग्रह संचार को परिभाषित करें। ठीक है, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए कितना आसान है ना? आपदा प्रबंधन कोई भी चीज का, देखिए दो वर्ड आपको हम बताए थे, एक प्रबंधन एक संरक्षण। प्रबंधन संरक्षण को याद कर लीजिए, उसके आगे जो वर्ड चिपकेगा उसी के साथ आप चिपक जाइएगा, मतलब उसी की तरह लिख दीजिएगा, हो गया, बात खत्म है। लेकिन हाँ, प्रबंधन याद कर लीजिए क्या होता है, संरक्षण याद कर लीजिए क्या होता है। फिर आपको आपदा प्रबंधन पूछे, सूखा प्रबंधन पूछे, बाढ़ प्रबंधन पूछे, समझ गए, अकाल का प्रबंधन पूछे, आराम से लिख सकते हैं। जैसे संरक्षण याद कर लिए, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, मृदा संरक्षण, कुछ भी पूछे आप लिख सकते हैं। मृदा पूछा है मिट्टी से लिख देंगे, पर्यावरण पूछा है पर्यावरण से लिख देंगे, जल पूछा है जल से लिख देंगे, लेकिन संरक्षण तो याद रहना चाहिए। समझ गए? इस तरह से आपका यहाँ पर ये पूरा क्या होता है, खत्म होता है। चलिए, 2 सेट आपका सोशल का एग्जाम का था, दोनों सेट यहाँ पे फाइनल कंप्लीट होता है। दोनों सेट के बाद हम बस इतना कह सकते हैं कि आप लोग के लिए बेस्ट विशेष है। समझ गए? जो भी एग्जाम देने सेट के बाद जाइएगा उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन फिर से आप सभी से हम मिलेंगे इसमें लाइव सेशन में, लाइव में मजे से और जुड़िएगा। चलिए, बाय एंड थैंक यू।